Hi everyone. So today we are going to start with the first chapter which states what is psychology. So like every other subject in this first chapter you will get a very basic introduction to the subject which is going to deal with what are other disciplines in psychology. That means कौन कौन से ऐसे career options आपके पास हो सकते हैं in future if this subject interests you. What is psychology in our everyday life, because when you're studying a subject it is very important to also know the practical approach to it, because अगर हमें एक practical approach किसी subject की पता होगी then we can actually implement that subject. So now let's just start with the definition of this psychology. Basically psychology है क्या? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में एक डेफिनेशन ओवर द टाइम इवॉल्व होती है. अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ ना कुछ नए अमेंडमेंट्स ऐड होते रहते हैं. कोई भी एक थ्योरी है, जब उस पर रिसर्चर्स पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर उस पर कोई भी एक रिसर्च की जाती है तो उसमें कोई ना कोई एक नई चीज ऐड ऑन होती जाती है. तो इसी को हम इवॉल्वमेंट कहते हैं ओवर द टाइम. साइकोलॉजी भी अगर हम उसके रूट्स में जाकर के देखें तो साइकोलॉजी भी स्टार्ट फिलॉसफी से हुआ था एंड देन हमने साइकोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी द सोल. बट माय क्वेश्चन इज कि कैन यू एक्चुअली सी द सोल? हमें ये तो पता है कि सोल आत्मा होती है हिंदी में, बट हम उसे एक्चुअली में देख नहीं सकते हैं. आप उसे अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू फील नहीं कर पाओगे, तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी इट? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. उसके बाद इवॉल्वमेंट के बाद उसमें चीजें ऐड ऑन हुई कि वी आर गोइंग टू स्टडी माइंड. अब सिर्फ एक माइंड ही नहीं एक पूरे इंडिविजुअल को डिफाइन करेगा, बिकॉज अगर हम देखें तो माइंड एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करता. अगर आपसे कोई पूछता है कि माइंड क्या है, माइंड को हिंदी में हम मन बोलते हैं, तो मन को भी बताने के लिए हम अपने सर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. बट हमारे सर में, हमारे स्कल में तो ब्रेन है ना, वहां पे माइंड तो है नहीं. तो माइंड इज समथिंग विच इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बट येस इट इज समथिंग विच मैनिपुलेट्स एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अ लॉट. सिर्फ माइंड ही नहीं, इंडिविजुअल का बिहेवियर, इंडिविजुअल का सोशल सेटिंग कैसा है, स्कूल कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, फैमिली कैसी है, वो कैसे सोसाइटी में रहता है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, XYZ. ऐसे बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को मैनिपुलेट करेंगे, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे. तो अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हम साइकोलॉजी को पढ़े कैसे. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक स्टडी डिफाइन किया विच इज गोइंग टू स्टडी अबाउट योर माइंड एंड बिहेवियर. नाउ ओवर द टाइम ये जो डेफिनेशन है वो इवॉल्व हुई है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है. Now, currently, the definition which we'll look after to is psychology is the scientific study of the mental process, behavior, and experiences of an individual. तो अभी हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं so that we can understand it in a very clear way. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी बोली गई है, तो ये एक नेचुरल साइंस भी है, ये एक सोशल साइंस भी है. हम अभी थोड़ा आगे लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है क्यों. सेकेंड टर्म आता है मेंटल प्रोसेस. तो अगर हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, मेंटल प्रोसेस इज समथिंग विच इज ऑल द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इनसाइड आवर ब्रेन, इनसाइड आवर मेंटल स्टेट. फॉर इसको हम एक कॉग्निशन भी बोलते हैं. तो जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज आप बोल लो या फिर आप मेंटल एक्टिविटीज बोल लो या फिर आप न्यूरल एक्टिविटीज बोल लो, तो ये जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, राइट फ्रॉम थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, लर्निंग, मेमोरी, परसीविंग, ये सारी एक्टिविटीज जो हमारा ब्रेन करता है, ये सब कुछ हमारे मेंटल प्रोसेस के अंडर आएगा. हाँ, इवन दो ऑल दीज एक्टिविटीज जस्ट हैपन इन अ स्नैप ऑफ सेकेंड, बट यस these activities are very much complicated. और अभी आने वाले चैप्टर्स में आप इसको बहुत ही इलेबोरेटेड वे में पढ़ने वाले हो. इससे रिलेटेड आप थ्योरीज पढ़ोगे, इससे रिलेटेड कि ये एक्चुअली में आया कैसे, हम पूरे रूट्स में जाने का कवर करेंगे. ठीक है, अभी के लिए समझते हैं कि मेंटल प्रोसेस है क्या एक्चुअली में.
तो अभी एक थोड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके सामने एक मैथ्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब उस मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ब्रेन जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, ये सारी एक्टिविटीज आपके मेंटल प्रोसेस के अंडर आएंगी। आप पहले उसको देखोगे, आप उसको परसीव करोगे कि ये है क्या, फिर आप सोचोगे कि ये कौन सा ऑपरेशन मैथ्स का सॉल्व करके आप इसको आंसर ला सकते हो। तो आप जब आपका ब्रेन रिमेम्बर कर रहा है, चीजें याद कर रहा है, आपके मेमोरी में जा करके वो वाला फोल्डर खोल रहा है कि हाँ ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा जिससे हमारा आंसर मिलेगा, तो ये सारी जितनी एक्टिविटीज होती है ना, ये सब आपके मेंटल प्रोसेस में आएंगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी इंडिविजुअल की साइकी पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियर का। अब बिहेवियर क्या चीज है, हम उसे हिंदी में स्वभाव बोलेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि हम उसे ऑब्जर्व कैसे करें। बिकॉज बिहेवियर सिर्फ ऑब्जर्वेबल होता है, बट वो हमेशा ओवर्ट यानी कि बिल्कुल आउटवर्डली सीन जिसे हम देख पा रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। बिहेवियर दो तरीके के हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। तो बिहेवियर कुड बी आउटवर्डली सीन, मतलब बाहर के लोग उसे देख करके ऑब्जर्व कर पाएंगे, या फिर कोवर्ट मतलब कि कवर्ड यानी कि ढका हुआ, जिसे बाहर के लोग देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट स्टिल दैट इज योर बिहेवियर। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एग्जामिनेशन हॉल है, देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए को भी एग्जामिनेशन में बैठने पे एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, सबको होती है। बट स्टूडेंट ए के साथ क्या सिचुएशन है, उसे स्वेटिंग हो रही है, उसका उसे एक हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ती हुई फील हो रही है, वो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजीनेस फील होता है। वहां पर ये जो बिहेवियर है वो बाकी के स्टूडेंट्स, इवन टीचर भी ऑब्जर्व कर पाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें फिजिकली आउटवर्डली उसके बॉडी में होंगी, ये सारे रिस्पॉन्सेस होंगे। सेकेंडली जो स्टूडेंट बी है वो भी एंशियस फील कर रहा है, वो भी नर्वस है, बट उसके एंजाइटी का लेवल थोड़ा सा कम है, तो इसकी वजह से उसे ये जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो कोवर्ट है यानी कि कवर्ड है। नाउ अब अगर बिहेवियर ओवर्ट हो या फिर कोवर्ट हो, एवरी बिहेवियर इज अ रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, ऐसा सारे साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। लाइक कुछ साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज अभी आगे आप पढ़ोगे, जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। बिहेवियर जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय एनी सर्टेन स्टिमुलाई। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड विद द थर्ड पॉइंट विच इज एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, अनुभव। अब जो भी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उसने पास्ट में एक्सपीरियंस कर रखा है, दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी वेरी सब्जेक्टिव, विच विल बी वेरी वेरी लाइक पर्टिकुलर विथ एनी इंडिविजुअल। हाँ, एक सेम सिचुएशन दो इंडिविजुअल फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक एनवायरमेंटल ट्रेजेडी ले लो, मे बी कोई अर्थक्वेक का एग्जाम्पल ले लो और उसमें से कोई सर्वाइवर्स थे, तो मे बी सर्वाइवर 1 और सर्वाइवर 2 दोनों ने सेम सिचुएशन सर्वाइव की है, बट स्टिल उनका एक्सपीरियंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर टू एनी इंडिविजुअल। नाउ एक्सपीरियंसेस आर समथिंग जो एक एक्सपीरियंस करके ही इंसान फील कर पाता है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट पेन डाउन, दैट यू कैन नॉट राइट डाउन। The person who is experiencing it himself or herself is very much capable to write it down. Okay, so now let's just start with the topic whether psychology is a natural science or a social science. Now let's just come to a point, why natural science? अब नेचुरल साइंस के अंडर कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले हम कुछ रिसर्चेस करते हैं, हम उसे वेरीफाई करते हैं, उसके पीछे डेटा कलेक्ट होता है और काफ़ी सारे ऐसे लंबे स्टेप्स होते हैं जहाँ पर हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक आउटपुट, एक कंक्लूजन लेकर के आते हैं। वो कंक्लूजन एक थ्योरी में डिराइव होती है। थ्योरी बेसिकली अब है क्या? थ्योरी सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग रिसर्च वी आर एबल टू डिराइव इट, जिसमें वी आर ड्राइविंग द कंक्लूजन्स।
Now, psychology is also considered as a natural science because we are also doing researches. All these researches are objectively verified. We are having measurements, we are collecting data, and then we are making hypotheses and driving conclusions and then revising those hypotheses. हाइपोथेसिस टर्म का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ वेरी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन. मतलब अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ट्राइंग टू स्टडी अ टॉपिक, इफ वेदर कंडीशंस इन्फ्लुएंस द अग्रेसिव टेंडेंसीज. जैसे अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो इंडिविजुअल को गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है. तो अगर हमारा एक स्टडी ऐसा है, इसमें अब हमारे पास एक हाइपोथेसिस हम बनाएंगे. अगर हमें एक स्टडी करनी है तो हम इसके पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं. हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन होता है. तो अगर हम कह रहे हैं कि हाँ, गर्मी बढ़ने की वजह से इंडिविजुअल को काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाएगा, दिस इज समथिंग विच इज़ अ हाइपोथेसिस. नाउ वी विल डू द सैम्पलिंग. सैम्पलिंग मतलब कि अब हम पूरे पॉपुलेशन पे तो स्टडी कर नहीं सकते. हम उसमें से एक छोटा पार्ट लेंगे, एक सैम्पल लेंगे जिस पे हम स्टडी करेंगे. तो वो जो सैम्पल होता है उसी प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं, कि हमें एक्चुअली में कौन से टारगेट एरिया को लेना है वो स्टडी करने के लिए, वेदर इट मे बी अ एज ग्रुप और मे बी जेंडर क्राइटेरिया और एनीथिंग एल्स डिपेंडिंग ऑन द स्टडी. उसके बाद सैम्पलिंग करने के बाद वी कलेक्ट डेटा, वी डू द टेस्ट्स एंड देन वी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई. ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई का मतलब क्या है कि वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है. वो हमारे परसेप्शन या हमारे किसी भी ऐसे सब्जेक्टिव चीज़ों पे नहीं डिपेंड करेगा, वो फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा. कंक्लूजन्स आने के बाद वी टेस्ट दैट हाइपोथेसिस कि इफ माय हाइपोथेसिस वाज राइट और रॉन्ग, एंड देन वी ड्राइव द कंक्लूजन. This is how we formulate a theory. The basic reason is that because in psychology हम ये सारे steps follow करते हैं, इसकी वजह से ही we state psychology as a natural science. Now let's see कि why it is a social science. अब सोशल साइंस वो क्यों है? बिकॉज हम किसी भी एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड, मेमोरी, माइंड, सोशल, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उसका ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे साइकोलॉजी में. ये सब कुछ इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइंड. अब ये डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा कहाँ पे? एक सोसाइटी में होगा. तो उसका फैमिली, उसका पीयर सर्कल, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका कम्युनिटी, रिलीजन, वो कौन सा सोसाइटी में रह रहा है, ये सारी चीज़ें एट द एंड will influence the development and growth of an individual. Now, when we are studying all these entities, these all entities are highly related with the presence of a human being as a social being in this world. That is why we can say that psychology is a natural science as well as a social science. Now, let's just move ahead that how actually psychology was evolved. तो अगर अभी हम बात करें साइकोलॉजी का इवॉल्वमेंट जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट के रूट्स में है. फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट से इवॉल्व होकर के साइकोलॉजी एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टैंड करता है. नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस द स्कूल ऑफ थॉट्स. स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है? Basically all those approaches that psychologists have used in the past to define psychology, to define any particular trait or any particular psyche of an individual. तो अगर हम अभी स्कूल्स के बारे में बात करें, वैसे एक अगर एक अगर हम किसी नॉन साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड का है, किसी दूसरे बैकग्राउंड का है, तो दे हैव अ कॉन्सेप्शन, दे मे बी और मे नॉट बी नो अबाउट फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड. So Sigmund Freud was a psychologist who gave an approach to study few concepts related to psychology. Similarly, सिर्फ फ्रॉइड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे psychologists हैं who have contributed to any particular school of thought. So now let's just move ahead with knowing that how they actually describe the particular concept and who all the contributors are. Now William Wundt. William Wundt is a person
who is actually known as a father of psychology, because he was the first person who like set up a lab in Leipzig, Germany, and he was the first person who started experimenting the concepts of psychology. And we can say that, yeah, he was the one who founded this concept of experimental psychology, and because of him only psychology stands as a particular subject, as an individual subject. So he was a believer of structuralism, and he gave us this approach. He used the method of introspection to identify the basic elements of structure. So now structure of किस चीज का? Structure of the mind. So he was the one who said कि अगर हम किसी भी human behavior के mind का structure पढ़ते हैं, that is how we can actually identify the person's experience and the psyche of the person. He used the method of introspection. अब introspection क्या है? Introspection is something where we are trying to dive deep in our mind, and then we are trying to recall the very particular points. अब ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स का सिर्फ यहाँ पे जिस्ट है इस चैप्टर में. आगे चल करके यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, individual subjects and individual school of thoughts. Now let's just come to the second school of thought. इस second school of thought was functionalism. तो अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोले तो दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज सेइंग कि सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें माइंड का फंक्शन भी पढ़ना होगा. तो विलियम जेम्स was the person who attempted to understand the human behavior by knowing the functions which are happening inside the mind. Functionalism school of thought was not a big success. उसके बाद टाइम आता है फ्रॉइड का. He came up with psychodynamism and he gave numerous concepts to psychology. Even though he was the most controversial psychologist, but yes, all the concepts that he gave, psychotherapy and all those important concepts, the topic about unconscious mind, childhood experiences, dream interpretations, and all those things were given by Freud. We are currently using it practically also. Now psychodynamism में he was the one who gave the concept of unconscious mind. He was a believer कि हमारा जो भी एक individual का behavior होता है, that is mostly derived by the unconscious mind. Unconscious mind is a state of mind where we are actually repressing all our thoughts. और जो भी वो हम थॉट्स को रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, वो ही चैनलाइज होकर के हमारे बिहेवियर में आती है. दैट इज व्हाट फ्रॉइड बिलीव्ड. इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स में सिगमंड फ्रॉइड आता है, बट कार्ल यंग, एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन और केरन होर्नी, ऐसे सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो नॉन फ्रॉइडियन टाइम पीरियड में आते हैं, जो फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं अपोज करते थे. Now let's come to the other school of thought, which is behaviorism. So John B. Watson was the psychologist, and Skinner, who was the one who was a believer that an individual is like a robot. Like यही एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट भी है इस स्कूल ऑफ थॉट का, कि उन्होंने ये बोला था कि इंडिविजुअल जो होता है वो एक रोबोट की तरह है. Whenever a stimuli comes in, the person is just reacting towards that stimuli, or whatever the person's behavior is, that is caused by that particular stimuli, which is basically a response. Now the other school of thought is cognitive. So cognitive was the one where they were trying to study the mental processes. They included the topics like perception, thinking, memory and all those judgments. तो अब अगर आप इस एवोल्यूशन को देखोगे तो साइकोलॉजी का डेफिनेशंस इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं. पहला स्कूल ऑफ थॉट वाज स्ट्रक्चरलिज्म. उसके बाद उसके बहुत सारे डीमेरिट्स थे, उसमें नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती गई. फर्स्ट वी वर ट्राइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर, देन फंक्शंस, देन बिहेवियर, देन cognition. So all these points are just adding on towards understanding the individual psyche in a more better way. ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, विच वी विल डील लेटर. Now, the other school of thought was sociocultural. Sociocultural was something which tried to study the social situations and the cultures which are eventually influencing the thinking and the behavior of an individual. So, now let's just move ahead with the branches of psychology. Branches मतलब कि psychology के अंदर what are the different
fields, what are the different subjects that you will have to study. So इसमें हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द प्योर और बेसिक ब्रांच एंड सेकेंड इज द अप्लाइड ब्रांच. सो प्योर और बेसिक ब्रांच में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी. तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि ये जो सारे ब्रांचेस हैं ना, दे डील विथ पर्टिकुलर स्ट्रैटा. सोशल साइकोलॉजी में दिस डील्स विद द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, सोसाइटल इश्यूज. चाइल्ड साइकोलॉजी इज समथिंग विच इज वेरी मच पर्टिकुलर विद द चाइल्ड साइकोलॉजी. फिजियोलॉजिकल में वी आर स्टडीइंग द ब्रेन, द न्यूरल एक्टिविटीज. अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वहाँ पर यू विल गेट सब्जेक्ट्स लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, मिलिट्री साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन लॉ. सो ब्रांचेस मतलब कि कौन से ऐसे डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर वी आर एक्चुअली अप्लाइंग द साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ. ये सारे सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू डील विथ. अब इसमें आप स्पेशलाइजेशंस भी ले सकते हो या फिर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे यू ऑल्सो गेट ऑप्शन बिटवीन ऑल दीज सब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी बेटर वे. Now let's talk about the other disciplines. Other disciplines in the sense कि how psychology is also related with the other subjects. अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर you can see how psychology is related with politics, with education, with economics, with law and criminology, with mass communication, with sociology, with medicine and psychiatry, with computer science and with philosophy. So this is giving you a clear gist about how psychology is related with the other subfields, with other disciplines also. Basically psychology और कौन से subjects में you can imply. Now coming towards the certain themes. अब themes क्या है? जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो थीम्स हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देता है इन विच डायरेक्शन वी कैन एक्चुअली रिसर्च इन साइकोलॉजी. नाउ थीम नंबर 1 which states psychology like other sciences attempts to develop principles of behavior and mental process. So basically whosoever are the psychologists, they are engaged in researching the functions and basically like other scientists. तो जैसे और scientists हैं ना जो फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं दे आर सिमिलरली रिलेटेड विद दीज साइंटिस्ट्स ओनली बिकॉज दे आर रिसर्चिंग, they are developing concepts, principles related to the behavior and to the mental process of an individual. Now theme 2. Theme 2 states that human behavior is a function of the attributes of person and environment. So basically Lewin Kurt was a person who gave this equation which says B is equals to F in bracket P and E, which suggests that behavior is the product of a person and his or her environment. Because if you see, a human individual cannot be aloof. He or her, he is actually deeply rooted with his society. So whenever it comes to society, whenever it comes to the environment of an individual, it is going to influence the individual. तो किसी भी individual का जो behavior है ना, that is a product of the person itself and the environment of which the person is a part of. Now theme 3, which states that human behavior is caused. We have already discussed about this, that how psychologists said that whether a behavior is overt or covert, a human behavior is something which is caused by the stimulus, which is a person is going to consider. Now theme 4, which states understanding of human behavior is culturally constructed, which means that psychologists from Asia, Africa and Latin America have been critical to the approaches which are basically universal. So all these psychologists are critical with the point that human behavior is something which a culture is going to construct. Now theme 5 is that human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principles. So now if we move ahead understanding this theme,
it says that human behavior is something which we can control or modify. तो अगर suppose like if we are doing all these researches, if we are deriving concepts, if we are doing these theories, then it is something which is giving us some sort of application. तो application का मतलब ही यही है कि आप अगर practically किसी subject को पढ़ रहे हो, then you are able to apply that particular concept to modify a human behavior. सो बेसिकली ये जो भी सारे थीम्स है ना, दे आर समथिंग विच आर गोइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन टू रिसर्च इन साइकोलॉजी. नाउ अब ये डिफरेंस हम समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है. So basically, psychologist is someone who is going to deal with the psychological phenomena, जैसे कि anxiety, depression, all these certain things which need not any medication. हाँ, medication की ज़रूरत होती है, but when it is to a very extreme level. तो psychologist का जो main work है, it is something to research in psychology, to formulate conclusions based on whatever the data a person is collecting. But psychiatrists जो है on the other hand, they are dealing with serious mental problems. So basically they are equipped with all the tools, medical degree, where they can actually treat the patient, where they can medicate the patients. They study the causes, treatments, and how to prevent a psychological disorder. Now understand the difference between the counselor and a clinical psychologist. तो काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर इज गोइंग टू हेल्प पीपल इन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस, इन एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस, इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स. A counselor is going to deal with different types of disorders in everyday life of the patients. Basically जब वो एक काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंच जाता जहाँ पे उसे मेडिकेशंस की ज़रूरत है, a counselor is going to deal with causes, treatments, and prevention of different type of disorders. Basically he is trying to prevent certain things and is obviously related with motivational and emotional problems. Whether a clinical psychologist is going to provide therapy for the behavioral problems. So basically clinical psychologist जो है ना, he is the one who is licensed to give you a therapy for whatever the psychological disorder a person is having. So clinical psychologists conduct interviews and then administer tests to diagnose the various problem. काउंसलर ये चीज़ें नहीं कर सकता. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी भी टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकता है कि किसी इंडिविजुअल को कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम है. A clinical psychologist deals with specific and complicated disorders, so they can obviously diagnose. But the point is कि हमें ये चीज़ समझनी होगी whether it is a clinical psychologist, a counselor, or a psychologist or a psychiatrist. All these person are not going to manipulate things. They are just those who are going to help you, who are going to advise you, who are going to help you by making certain choices in life. They are not going to be the be the direction giver or someone who is going to give you directions to solve the problems. They are not going to solve your problem. They are going to help you. They are going to equip you with the tools with which you can use to solve your problems in everyday lives. Now let's just understand that psychology at work. So basically it is something which is going to tell you that how you can choose a career in psychology, what all the other psychologists are available currently, and how you can pursue a career of yours. So there are options like clinical psychologist, counseling psychologist, community psychologist, organizational psychologist, and then also school psychologists who are there to help the students in the school. So all these are the various options. Now let's just come to the point that how you can actually implement psychology in everyday life. So psychology is going to help you to understand the various problems, the family problems or the marriage problems or the work sphere problems. You will be actually able to deal with the larger problems related to community and society. Psychology is going to help an individual to understand oneself so that they can balance out a positive way
and they can deal with the everyday challenges they are going to meet. Now, understanding psychology is going to help you in analyzing various social and economic and political problems as well. But yes, you will have to understand this point. Until and unless you yourself don't know how to make tea, you will not be able to tell the other person how to make tea or instruct the other person. So it is very important, first of all, start implementing this subject from yourself. Start first studying your mind and your behavior. If you are doing or showing any behavior, try to understand the reason of it, try to get into the roots, because until and unless you don't know how to read your mind, you will not be able to read others. It is all about reading psyche, it is all about reading the mind and behavior. So you can actually develop this ability right now. Psychology helps in understanding the cause of violence and the need of cooperations, which is going to improve the societal relationships and avoiding conflicts, frustration, and anger. Psychological analysis will help you in decision making in various aspects and cultivating a healthy lifestyle. So understand this thing. Until and unless you yourself are not able to strike a very healthy lifestyle, you will not be able to understand the other people, like other individuals problem, and then solving it. So I will suggest you one thing. When you're studying this subject, whenever you're studying any concept, try to implement it to yourself so that you can use the subject in a very better way. So guys, now we have successfully completed this chapter. I would request you guys to please check the description box below. There you can find two links. One is for a Telegram channel and second is a Google Drive link. So you can choose whatever option you like. In both the links you can find this presentation. Along with that, a complete notes for this particular chapter. In that I have included all the 5 marker answers and 10 marker answers which you can use in your examinations. And thirdly, there is one more document where you can find the NCERT solutions. So I hope this will be really helpful. Thank you so much. Now please subscribe to my channel and also click the bell icon so that the next time I'm posting the second chapter, you guys will be notified. Thank you.